हाँ जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सेंटर ऑफ मास के। अब माइक कब से ऑफ था? बिल्कुल भी आवाज नहीं है क्या स्टार्टिंग से? नो नो सर। सर। बोल दिया करो ना, तुम्हारे माइक तो ऑन थे ना। मैं तो काफी कुछ बोल चुका। ठीक है चलो, कोई बात नहीं। चलिए, तो हम देखो, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था रोड्स के लिए, रोड यूनिफॉर्म रोड हो या नॉन यूनिफॉर्म रोड हो, सेंटर ऑफ मास कैसे सोल्व करते हैं, एक बेसिक अप्रोच सीखने की कोशिश की थी। आज पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे सेंटर ऑफ मास, उसके बाद सेंटर ऑफ मास फॉर बॉडीज। जैसे कल मैंने बताया था कि डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज का सेंटर ऑफ मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। हेमिस्फीयर हो, सॉलिड और सॉलिड स्फीयर, कंप्लीट स्फीयर का सेंटर ऑफ मास तो तुम देख के बता दोगे यहाँ पर आएगा, पर हेमिस्फीयर हो, हाफ रिंग हो, हाफ डिस्क हो, इनके सेंटर ऑफ मास हमें कैलकुलेट करने होते हैं और याद भी करने होते हैं। कैलकुलेट करना थोड़ा मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ज़्यादा होती है, तो एटलीस्ट तुम्हें याद तो होना ही चाहिए। और अगर तुम मैथमेटिकल भी सीख लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बहुत काम आने वाली चीज़ें हैं ये। तो पहले मैं सेंटर ऑफ मास के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही है जो कल हमने डिस्कस किया था कि अगर बॉडी सिमेट्रिकल है और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अगर है बॉडी में, तो सेंटर ऑफ मास उस बॉडी का ज्योमेट्रिकल सेंटर से कंसाइड कर जाता है। तो सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर रेक्टेंगुलर और सर्कुलर, रेक्टेंगुलर और सर्कुलर प्लेट्स lies at its geometrical center. See, जैसे ये तुम्हारा स्क्वायर है, रेक्टेंगल, और इनका ज्योमेट्रिकल सेंटर है ना, ये ज्योमेट्रिकल सेंटर है और सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड करते हैं। फोर ए लेमिना टाइप, लेमिना समझते क्या होता है? फोर ए लेमिना क्या होता है? लेमिना टू डायमेंशनल मतलब प्लेन होता है, प्लेन ट्रायंगुलर प्लेन जो होता है ना, उसकी थिकनेस अगर बहुत कम है, ट्रायंगल है और थिकनेस बहुत कम है, टू डायमेंशनल। लेमिना प्लेन को बोलते हैं, टू डायमेंशनल बॉडी, जैसे रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, सर्कल है, ट्रायंगल है। विद यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म होनी चाहिए और नेग्लिजिबल थिकनेस। ऐसा तो हो नहीं सकता कि रेक्टेंगल लेके आओ तुम लोग और उसकी थिकनेस ना हो। कोई भी अगर प्लेन कहीं से लाओगे, रेक्टेंगुलर शीट कहीं से कट करके लाओगे, चाहे पेपर से एक रेक्टेंगल निकालो तुम कट करके, उसका भी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, और थिकनेस नेग्लिजिबल स्मॉल होती है। थिकनेस, और ऐसे केस में हम लोग मास को रिप्लेस कर देते हैं एरिया से। और देखना चाहेंगे, देखते हैं हम लोग कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर एरिया अगर दिया हुआ है तो हमें पता है आरसीएम फॉर ए बॉडी और गिवन मास सिस्टम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 अप टू mn/rn डिवाइड बाई टोटल मास, जितने ही पार्टिकल्स हैं सबका सम कर दो।
तो मास को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी से। तो वॉल्यूम V1, और जब उसने कहा है कि नेग्लिजिबल स्मॉल थिकनेस है और यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म बोलने का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म नेग्लिजिबल थिकनेस, तो यूनिफॉर्म का मतलब है कि डेंसिटी थ्रू आउट सेम, डेंसिटी थ्रू आउट सेम होनी चाहिए। डेंसिटी मतलब वही मास डेंसिटी। तो इसको हम लिखेंगे V1 इंटू रो, और रो सबके लिए सेम है। M2 जब हम लिखेंगे तो ये R1 हो गया, प्लस M2 जब हम लिखेंगे तो V2 इंटू रो, रो सेम, वॉल्यूम तो अलग है पर डेंसिटी सेम है, R2 एंड अप टू Vn रो Rn, वेट बाय टोटल मास, इट्स सेम, V1 रो V1 रो टोटल मास में लिखेंगे, M2 इज V2 रो अप टू Vn रो। ऊपर से और न्यूमरेटर में भी रो कॉमन आता है और डिनोमिनेटर में भी आता है, तो रो से रो कैंसिल हो जाएगा, V1 बचता है। V1 को हम लोग लिख सकते हैं, अब उसमें वॉल्यूम जो होता है वो होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम अगर हम देखें तो किसी भी चीज का वॉल्यूम होता है बेस एरिया, बेस एरिया जो भी है इनटू हाइट। हाइट की अगर बात करें ट्रायंगल में जो हाइट होगी, ट्रायंगल रेक्टेंगल की मैंने बात की, लेमिना मतलब ट्रायंगुलर लेमिना, रेक्टेंगुलर लेमिना, स्क्वायर लेमिना। अगर इनकी हाइट की बात करें तो ये होती है थिकनेस। हाइट की अगर बात करें तो एक रेक्टेंगल है, उसका वॉल्यूम कितना है, तो एरिया उसका होगा, एरिया कुछ ना कुछ तो होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इंटू थिकनेस ऑफ दैट ट्रायंगल, तो वो उस लेमिना का वॉल्यूम आएगा। तो मैं वॉल्यूम V1 V2 जो है, और थिकनेस थ्रू आउट सेम है, यूनिफॉर्म डेंसिटी की बात की, थिकनेस थ्रू आउट सेम है। तो V1 इज A1 इंटू टी, एरिया इंटू थिकनेस, बेस एरिया इंटू थिकनेस, थिकनेस को मैं लिख रहा हूँ T, और T थ्रू आउट सेम ऐसा बोला गया है, इंटू इंटू R1 प्लस V2 इज A2 T R2 up to last Vn is An T Rn। V1 row V2 row up to Vn is A1T plus A2T up to ANT। T से T फिर कैंसिल, तो अल्टीमेटली एक्सप्रेशन जो है सेंटर ऑफ मास का फॉर लैमिना सिस्टम, मास तो है ही, अगर उन सब का एरिया तुम्हें दिया हुआ है, अगर लैमिना टाइप बॉडी है, ऐसे ऊपर बोला भी गया है कि लैमिना लैमिना टाइप अगर बॉडी है, तो उस केस में हम लोग M1 M2 M3 ये सब जो हम पैरामीटर्स लेते थे, मास उनका लेते थे, उसकी जगह पर हम लोग एरिया ले सकते हैं, A1 R1 प्लस A2 R2 अप टू AN RN डिवाइड बाय A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू AN। अगर इंटीग्रेटिंग फॉर्म में लिखना चाहो, इंटीग्रेटिंग फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो RCM, तो DM लेते थे, उसकी जगह DA आ जाएगा। R पोजिशन वेक्टर है किसका, R किसका पोजिशन वेक्टर होगा, R इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ ये R, ये R क्या था, जो Element, एलिमेंट, एलिमेंट का पोजिशन वेक्टर है। elementary mass. यहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये बार बार इसलिए मैं पूछ रहा हूँ तुमसे, रिपीट कर रहा हूँ, ये गलती मत करना, जब भी ये आएगा ये ध्यान रखना, ये R जो इंटीग्रेशन में जो R लिखा हुआ है, दिस इज द पोजिशन वेक्टर ऑफ एलिमेंट्री मास। आज ये सारी बातें आएंगी, एलिमेंट्री मास बार बार लेंगे हम लोग, कैलकुलेट करके देखेंगे कितना आता है। डी अपन टोटल एरिया इंटीग्रेशन ऑफ डी, अल्टीमेटली ये आ जाता है। अब मैं सारे के सारे दोबारा लिख नहीं रहा हूँ, जैसे M1 R1 था, M1 R1 प्लस M2 R2 था, उसकी जगह पर अब क्या आ जाएगा, A1 R1 प्लस A2 R2 बाई A1 प्लस A2, वो सब कुछ ऊपर दिखाई। एक्सियम भी लिख सकते हो, एक्सियम अगर लिखना चाहो, एक्सियम इज A1 X1 प्लस A2, अब सब डायरेक्शन एक्स ही है तो लिखने की जरूरत भी क्या है, A1 X2 A2 X2 सॉरी A2 X2 बाई A1 प्लस A2।
ऐसे YCM भी लिख सकते हो, ZCM भी लिख सकते हो, ये इंटीग्रेटिंग फॉर्म हो गई। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन तुम्हें ऐसे मिलेंगे, तुम करोगे DC पांडे एलन। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ, देखो अब तक तो सारे चैप्टर थोड़े सिंपल थे, थोड़ा सा तुम्हें हो सकता है कॉम्प्लिकेटेड लगे, टफ लगे, तो मैं चाहता हूँ पहले तुम एलन करो, ये ठीक रहेगा क्या? बाद में DC पांडे करो, बताओ इसमें किसी को प्रॉब्लम है? पहले No. हम लोग पहले हम लोग एलन डिस्कस करें या एलन प्रैक्टिस करें, क्योंकि एलन जो है वो सिंपल है, सिंपल। एक बार तुम्हें बेसिक बेसिक चीजें पता लगे, उसके बाद तुम फिर जाओ DC पांडे पर, मेरा ये मानना है। तो ग्रेजुअली चलोगे तो स्मूथ रहेगा, तुम्हें प्रॉब्लम कम आएगी और जल्दी तैयार भी हो जाएगा। ठीक है ना? तो जिसका एलन है, वो जिसके पास भी, किसी बच्चे के पास तो शायद है, एक दो बच्चों के पास है ना, किसके पास है? कृतिका, हमारे पास है। यस, तो मेरे पास है। तो उसकी PDF बनाकर और शेयर कर देना ग्रुप में। सेंटर ऑफ ओके मास, सर। सेंटर ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड कोलिजन के चैप्टर नाम से चैप्टर होगा, उसकी पूरी PDF बनाकर यस। और ग्रुप में शेयर कर देना। श्योर। तो हमें कई बार ना ऐसे बॉडी से डील करना पड़ता है कि केविटी बना देते हैं। केविटी मतलब कुछ मास उसमें से निकाल लेते हैं। जैसे एक पॉइंट ये भी है, थर्ड पॉइंट में लिखना चाहता हूँ, इफ इफ सम मास इज रिमूव्ड फ्रॉम ए रिजिड बॉडी, rigid body, then the position of center of mass of the remaining portion, of the remaining portion, एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज सर्कुलर डिस्क है, डिस्क ऑफ रेडियस r, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा? यहाँ पर, यही होगा ना? यस सर। यूनिफॉर्म डिस्क है, यूनिफॉर्म डिस्क है और डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म है, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि सेंटर ऑफ मास का ज्योमेट्रिकल सेंटर पर आएगा, डिस्क है ये। इसमें से क्या किया, एक पार्ट कट करके बाहर निकाल लिया, वो पार्ट जो कट किया है वो ये है। अरे ठीक से बन पाया तो ये है, इतना पार्ट कट कर लिया, ये बाहर निकाल लिया, ये रिमूव मास है जो लिखा हुआ है ना ऊपर, इफ सम मास इज रिमूव, ये लिखा हुआ है। तो इतना रिमूव करके बाहर निकाले, ये बाहर निकालोगे तो शायद ये ऐसा बन जाएगा, ये बाहर निकाल के रख दिया यहाँ पर, ये वहां से निकल करके आया है। इसका रेडियस बताओगे कितना है? रेडियस दिखाई दे रहा है तुम्हें? खुद से बता सकते हो कितना रेडियस है इसका? R/2। आर R/2। आर बाई टू इसका, R/2 इसका रेडियस है। इसको बाहर निकाल लिया। तो पहले जो डिस्कम्प्लीट डिस्क थी ये, तब तो सेंटर ऑफ मास में पता था, यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था। अब सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर जाएगा, बीच में से जगह खाली हो गई। मैंने कहा था सेंटर ऑफ मास अगर सिमेट्रिकल बॉडी नहीं है, कल हमने रॉड के लिए देखा था, रॉड अगर यूनिफॉर्म थी ना तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही आया था, और रॉड जब नॉन यूनिफॉर्म हो गई तो सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया टुवर्ड्स द हैवियर मास, टुवर्ड्स हैवियर मास। तो अब जैसे पहले तो ये डिस्क यूनिफॉर्म थी बिफोर रिमूविंग ऑफ दैट मास ऑफ डिस्क r by रेडियस r/2, तब तक तो ये डिस्क यूनिफॉर्म थी, तब तक तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिकल सेंटर के ऊपर ही था। पर अब जब इसमें तुमने कुछ पार्ट रिमूव कर दिया है तो ये अब ये डिस्क तो यूनिफॉर्म नहीं है, ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्क हो गई है। अब अगर ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्क है तो उसका सेंटर ऑफ मास शिफ्ट कर गया। शिफ्ट किस साइड करेगा जरा बता दो मुझे, किस साइड शिफ्ट करेगा? सो लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड में, हैवियर मास की साइड, लेफ्ट साइड में शिफ्ट करेगा। मैं एक्सिस ड्रॉ कर देता हूँ।
हो सकता है। देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस अगर है, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस, एक बार ये देखो कि एक्स और वाई एक्सिस में बात करूं अगर मैं, तो डिस्क अभी भी आफ्टर रिमूविंग ऑफ सम मास अभी भी किस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है ये? रेजिडुअल पार्ट एक्स एक्सिस पार्ट ऑफ, ये लिख देता हूं मैं, रिमूवल पार्ट है। रेजिडुअल पार्ट ऑफ डिस्क इज स्टिल सिमेट्रिकल। शाबाश, बताओ मुझे किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? एक्स एक्सिस। अब सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस, और मैंने कहा था कि अगर एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है तो फिर क्या जीरो, देन क्या Y जीरो, and Z Y are C M and Z zero. I and Z. वाई Y सी and और जेड तो क्योंकि टू डायमेंशन बॉडी है ना, टू डायमेंशन, ये प्लेन है, ये डिस्क जो है इसमें थ्री डायमेंशन नहीं होते, ये टू डायमेंशनल बॉडी है। थिकनेस अगर होती इसकी तो थ्री डायमेंशन होता। तो जेड की हम बात नहीं करेंगे यहाँ पर, हम सिर्फ वाई सी एम जीरो लिखेंगे, वाई सी एम इज जीरो। तो वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क और रेजिडुअल पार्ट इज जीरो। एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एक्सियम, एक्सियम क्या होगा? एक्सियम शिफ्टेड टुवर्ड्स, तुम लोगों ने मुझे बताया किस साइड शिफ्ट होगा, बताओ शाबाश। टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस। लेफ्ट नेगेटिव और एक्स एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस, और तुम ऐसे ही बोल सकते हो टुवर्ड्स, बात तो पता होनी चाहिए, टुवर्ड्स हैवियर मास। हैवियर मास जिस साइड है उस साइड तुमने इसको शिफ्ट कर दिया, उस साइड गया, ये कितना गया, कितना गया वो हमें कैलकुलेट करना होता है कि कहाँ पर है ना। तो अगर इस तरह का केस है तो ये एक एग्जांपल लिया है मैंने, कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूँ कि अगर अगर कोई बॉडी है, उस बॉडी में से कुछ पार्ट अगर तुम कट करके निकाल लेते हो तो फिर सेंटर ऑफ मास की नई पोजीशन क्या होगी। ठीक है, तो हम लिखते हैं इफ m1 इज, कैपिटल एम ले लेते हैं, m1 लेते हैं, चलो m1 इज द मास कंप्लीट डिस्क, कंप्लीट डिस्क का मास कितना था, m1 था। m2 इज द मास ऑफ रिमूवल पार्ट ऑफ द डिस्क। जो पूरी कंप्लीट डिस्क थी ना उसका मास था m1। m2 जो मास हमने यहाँ से कट करके निकाला है ना बाहर, कट करके जो मास स्मॉल डिस्क हमने निकाल के, ये इसका मास m2 है। मास ऑफ रेजिडुअल पार्ट वैसे जरूरत नहीं पड़ेगी, मास ऑफ रेजिडुअल पार्ट बताओगे कितना होगा, मास ऑफ M1 minus M2. रेजिडुअल पार्ट, हालांकि जरूरत नहीं है इसकी, पर फिर भी m1 माइनस m2। तो सेंटर ऑफ मास कैसे लिखा जाएगा, एक्सियम वाई सेम तुम्हें पता ही है जीरो ही रहने वाला है, सिमेट्रिकल थी वो पहले एक्स के अबाउट भी। अगर इसको इसको देखें, इस डिस्क को फिर से देखते हैं एक बार, ये कंप्लीट डिस्क जब थी तो कंप्लीट डिस्क इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज इट वाज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, था ना ऐसा? जब इसको रिमूव नहीं किया था पार्ट को, तब तो ये एक्स के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी और वाई के अबाउट भी सिमेट्रिकल थी, और उस टाइम इसका सेंटर ऑफ मास यहीं पर था, इसके सेंटर पर था, मतलब हमारे ओरिजिन के ऊपर सेंटर ऑफ मास था, यहाँ पर था।
तो एक्सियम हम क्या लिखते हैं, ये रेजिडुअल पार्ट का है, फॉर रेजिडुअल पार्ट ये सेंटर ऑफ मास में लिखना चाहता हूँ एक्सियम। वाई सी एम तो तुम्हारा आ ही चुका, वाई सी एम इज 0 एंड एक्सियम। एक्सियम क्या लिखोगे, या आर सी एम लिखना चाहो तो भी एक्सियम, अभी तो डिस्क के लिए एक्सियम लिख देते हैं। तो कंप्लीट डिस्क का लिख लो पहले, कंप्लीट डिस्क का, कंप्लीट डिस्क का m1 x1 M1 M2 X2 m1 पता है ना क्या है, m1 क्या है, m1 क्या है ये, Mass of complete disk. mass पूरी of the डिस्क, पूरी complete डिस्क की disk. मैं बात कर रहा हूँ, पूरी डिस्क की, और उस पूरी डिस्क के सेंटर ऑफ मास की बात भी मैं कर रहा हूँ। ये x1 क्या है, x1 Position vector of x कोऑर्डिनेट, elementary mass. x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ, x कोऑर्डिनेट ऑफ x कोऑर्डिनेट ऑफ m1, m1 का x कोऑर्डिनेट है ये, मैं ऐसे लिखते हैं ना, प्लस m2 प्लस m2 x2, x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ m1, x2 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ m2 प्लस m3 x3, ऐसे लिखते हैं हम लोग। तो ये x कोऑर्डिनेट लिखे जाते हैं करस्पॉन्डिंग मासेस के। तो x1 क्या है, x1 x1 क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ फर्स्ट बॉडी जिसका मास m1 है। m1 कौन है, m1 कंप्लीट बॉडी है, कंप्लीट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है ये, कंप्लीट बॉडी के सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट। और जो तुमने बाहर निकाला उसमें से जो माइनस किया है ना, जो तुमने कट करके बाहर निकाल लिया पार्ट, ये जो कट करके बाहर निकाला है, इस पार्ट का एक्स कोऑर्डिनेट, ये पार्ट यहाँ पर था, इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर होगा, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ है, इसका ये क्या है, X2 ये m2 है ना, ये m2 मास है, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, जो कट करके जो बाहर निकाला है पार्ट, जो कट करके बाहर निकाला है, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पर आएगा। और तुम बता सकते हो ये इसके एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क रिमूवल पार्ट कितना होगा, ये तुम्हारा 0 0 है, ये तुम्हारा कितना है, R/2 0. R by 2 comma 0. r/2 0. ये एक्स कोऑर्डिनेट है इसके। तो जो पार्ट तुमने, ये तो लिख लो पूरे डिस्क का, लिख लो पहले पूरे डिस्क का लिख लो, ये पूरे डिस्क का लिख दिया हम लोगों ने, m1 x1, m1 is the mass of complete disk and x1 is the x coordinate of center of mass of the complete disk। उसमें से जो बाहर निकाला है उसको माइनस कर दो, कौन निकाला है बाहर, कौन निकाला है, X2. m2 बाहर निकाला है, M2. m2 बाहर निकाला है, उसका x कोऑर्डिनेट कितना है, वो r/2 है, R/2 वैल्यू पुट कर देंगे, अभी तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ बस, x2 is r/2, x2 is r/2 and x1 कितना बोलोगे, x1 is 0. 0। Zero. ओवर टोटल मास मतलब m1 था और जो रेजिडुअल पार्ट बाहर निकाला m1 माइनस m2, ये x कोऑर्डिनेट आ गया। अगर इस तरह का सिस्टम तुम्हारा है कि कट करके कुछ बाहर निकाला है तो फिर तुम्हारा x कोऑर्डिनेट ये हो गया। हम लिख सकते हैं सब RCM m1 r1, समझ गए ना, m1 क्या है, m1 इज द मास ऑफ कंप्लीट बॉडी, r1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ, r1 बताओ शाबाश क्या है, Elementary mass का position vector. वो एलिमेंट मास होता है इंटीग्रेशन में, ये एलिमेंट नहीं है, मतलब सर M1 का Mass of a cell. m1 का पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ m1, उसमें से बाहर क्या निकाला उसको माइनस कर दो, m2 बाहर निकाला हम लोगों ने, r2 क्या है, r2 क्या है, position vector of M2. पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिमूवल पार्ट जो भी था जो m2 है, और नीचे लिखेंगे टोटल मास, जो बाहर निकाला उसको माइनस कर दो, बस बात खत्म, ये RCM आ गया। YCM तुम लिख सकते हो अब m1 y1 माइनस m2 y2 और m1 माइनस m2, ZCM is m1 z1 माइनस m2 z2 बाय m1 माइनस m2। ऐसे तुम एरिया का भी लिख सकते हो, RCM एरिया के फॉर्म में भी लिख सकते हो, RCM यहाँ से यहीं लिख देता हूँ, A1 R1 माइनस A2 R2 बाय A1 माइनस A2। मास को एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं, हम लोगों ने देखा अभी, फॉर यूनिफॉर्म बॉडीज ऊपर और नीचे
डेंसिटी और थिकनेस आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो मास को एरिया से रिप्लेस कर सकते हैं। लैमिना अगर तुम्हारे पास है तो, जो एग्जांपल हमारा ऊपर है डिस्क का, वो एक लैमिना ही है, वो एक प्लेन ही है। ठीक है ना, ऐसे तुम यहाँ भी लिख सकते हो उसको, दिस it will be equal to a1 y1 minus a2 y2 by a1 minus a2, and ZCM will be a1 z1 minus a2 z2 by a1 minus a2। XCM लिखना चाहो तो a1 x1 minus a2 x2 by a1 minus a2। तुम्हारे कोऑर्डिनेट्स आ गए x y z और r, जो भी तुम्हें चाहिए। तो ये था अगर तुम्हें बॉडीज के लिए डिस्कस करना हो तो, सॉरी केवीटी के लिए, रिमूवल पार्ट के लिए, बॉडी में से कुछ पार्ट अगर निकाल दें तो किस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे, ये तुम देख सकते हो आराम से। इसमें आते हैं सेंटर ऑफ मास। कुछ बॉडीज का हम कैलकुलेट करते हैं, 2 दिन शायद इसमें लगेंगे, कोशिश करना है ना, थोड़ा ध्यान फोकस करना समझने की। देखिए सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग, देखिए ये कंप्लीट रिंग है और इसका रेडियस आर है। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ मिलेगा तुम्हें, कंप्लीट रिंग का? फर्स्ट ज्योमेट्रिक सेंटर। प्रैक्टिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर पर इसका सेंटर होगा। प्रॉब्लम तो इसके साथ है। सेकंड जो है इसका तुम्हें पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ पर होगा। अब हमने क्या कट करके निकाल दिया इसको, हाफ हाफ रिंग है, मैं इसका कैलकुलेट करना चाहता हूँ, मेरा टारगेट तो ये है। ये इसका सेंटर है रिंग का, मुझे सेंटर ऑफ मास चाहिए। तो तुम बता सकते हो सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? अगर नहीं पता है, कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो ये बता सकते हो किस साइड शिफ्ट होगा। अगर मैं भाई सही रहेगा अगर मैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लूँ तो। हाँ जी, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ। ये अभी जो रिंग बची हुई है हाफ रिंग जो है, ये किसी और सिमेट्रिकल दिखाई देती है तुम लोगों को कि सिमेट्रिकल है सर इसके अबाउट? वाई एक्सिस के वाई के अबाउट सिमेट्रिकल है, वाई के लेफ्ट साइड में जैसी रिंग है वैसी राइट साइड में। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, दैट मींस एक्सियम इज जीरो। सिमेट्रिकल अबाउट वाई, इट मींस एक्सियम इज जीरो। तो मैं वाई सी, अब वाई तो शिफ्ट कर जाएगा ना। अब पहले तो रिंग जैसी, अगर मैं कंप्लीट रिंग की बात करूं, अगर मैं कंप्लीट रिंग की बात करता हूं तो जैसे फर्स्ट केस था हमारा, अगर मैं कंप्लीट रिंग की बात करूं तो ये जो रिंग है ये सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी। एक्स अबाउट सिमेट्रिकल है तो हम लिखते हैं इसका सेंटर ऑफ मास जो है सेंटर पर ही आएगा, 0 0 सेंटर ऑफ मास होगा इसका। क्योंकि ये जो कंप्लीट रिंग है ये एक्स एक्सिस के ऊपर जैसी है वैसी एक्स एक्सिस के नीचे भी है, वाई एक्सिस की जैसे लेफ्ट लेफ्ट साइड में वैसी वाई के राइट साइड में भी है। मतलब कंप्लीट रिंग इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस एज वेल एज वाई एक्सिस। हाफ रिंग की बात करें तो हाफ रिंग वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, जैसी लेफ्ट में वैसी राइट में भी है वाई के, बट एक्स के अबाउट सिमेट्रिकल नहीं है। इसका मतलब वाई सी एम विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। और हमें ये भी पता है जब मैं रिंग को हाफ कट कर दिया, हाफ रिंग बची हुई है, तो सेंटर ऑफ मास हमेशा शिफ्ट कर जाता है, शिफ्ट करता है टुवर्ड्स हैवियर मास। मतलब सेंटर ऑफ मास कहीं ऊपर गया होगा, हालांकि आइडिया मुझे भी नहीं है कहाँ पर है, कैलकुलेट करना चाहता हूँ, शायद इधर, शायद इधर है ना, यहाँ कहीं मिलेगा।
तुम यही कहोगे, अलोंग वाई शिफ्ट कर जाएगा ऊपर की तरफ, एक्स कोऑर्डिनेट तो उसका 0 ही रहने वाला है। तो मुझे पता करना है सेंटर ऑफ मास कहाँ चला गया। सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने से पहले मैं ये देखना चाहता हूँ कि रिंग कैसे बनती है, रिंग का कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट। तुम बात करते हो एलिमेंट्री मास, एलिमेंट्री मास हम बात करते रहते हैं हमेशा। एलिमेंट्री मास कैसे लेंगे इस केस में, इसका कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट क्या होगा, ये सारी बातें हम करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे हर बॉडीज के लिए। तो मुझे ये बताओ, अगर हमें रिंग बनानी हो, पहले मैंने कहा था कि जो बॉडी है तुम उसको बॉडीज को ऐसे देखोगे कि बॉडीज जो है वो पार्टिकल से बनती है, एक ग्रुप ऑफ पार्टिकल अरेंज्ड इन ए फिक्स फैशन, ऐसे मैंने कहा था, है ना। तो बॉडीज को हम पार्टिकल्स की फॉर्म में देखते हैं। अब हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल्स अवेलेबल हैं, फिर पार्टिकल से हम लोगों को रिंग बनानी है, कैसे बनाओगे, रिंग बनानी है, और जैसे तुम रिंग बनाओगे ना वही एलिमेंट होगा। कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट तुम्हें ढूंढना होता है कि कैसे रिंग फॉर्म हो सकती है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल से पहले ये बॉडी बना लो, उस बॉडी से फिर ये कंप्लीट बॉडी हमारी बन जाएगी। वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे करके। आज पहली चीज यही आती है कि हम रिंग को बॉडी मैंने कहा था कि बॉडी को ऐसे देखो कि बॉडी जो है वो ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स होती है, और ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स अगर है तो पार्टिकल्स की हेल्प से मुझे हाफ रिंग बनानी है, कैसे बनाओगे। सर रेडियस से इक्वल डिस्टेंस पे रख के, एक मतलब पॉइंट, सेंटर से, सॉरी सेंटर सेंटर से से इक्वल डिस्टेंस पे एक रख के। पॉइंट लेते हैं कोई, एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर पार्टिकल को रखते जाएंगे, इक्वल डिस्टेंस पे, यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर रख दिया एक पार्टिकल, फिर यहाँ से 10 सेंटीमीटर पर यहाँ भी एक रख दिया, 10 10 सपोज 10 10 पर एक पार्टिकल रखते गए हर तरफ, तो बन गई रिंग, है ना। इस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर एक पार्टिकल रखते गए तो रिंग बन जाएगी, पता है तुम लोगों को ये बात। तो फिर यही इसका एलिमेंट है, यही इसका एलिमेंट है, यही इसका एलिमेंट है। तो यहां से चलना स्टार्ट किया, यहाँ से कुछ, यहाँ से पार्टिकल अरेंज करते जाएंगे अलोंग द डिस्क, यहाँ से ऐसे ऐसे पार्टिकल अरेंज करते जाएंगे, डिस्क रिंग बन जाएगी। तो यहाँ से कुछ एंगल पर गए, ये एंगल थीटा, थीटा एंगल गए, जैसे एक्स डिस्टेंस पर जाते हैं तो फिर एक स्मॉल एलिमेंट लेते हैं dx। ऐसे ही अब रिंग है ना, तो रिंग में एक्स डिस्टेंस तो नहीं जा सकते, रिंग में तो थीटा डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा हो सकता है, तो थीटा एंगल कवर किया, उसके बाद एक स्मॉल एलिमेंट लिया, स्मॉल एलिमेंट ये स्मॉल एलिमेंट जो है यहाँ पर एंगल सबटेंड करता है डी थीटा, और स्मॉल एलिमेंट की कुछ लेंथ होगी, ये लेंथ ऑफ स्मॉल एलिमेंट बताओगे कितनी होगी, रेडियस इज आर, रेडियस आर है, तो ये एलिमेंट की लेंथ कितनी होगी, डी थीटा इंटू आर। आर डी थीटा, आर के अपॉन रेडियस इज एंगल, ये हमें पता है, काफी पहले सीख चुके हैं हम लोग। एंगल इज इक्वल टू आर्क लेंथ ओवर रेडियस, तो आर्क लेंथ विल बी इक्वल टू आर डी थीटा, या आर डी थीटा पता है ना सबको, आर डी थीटा कैसे आया है, आर डी थीटा इज आर्क लेंथ। तो फिर ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है, ये हमारा एलिमेंट है ना, ये हमारा एलिमेंट है। थोड़ा कंजस्टेड हो गया, मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, वरना चीजें कंफ्यूज करेंगे, एक मिनट। इसका इसके इस पॉइंट के जो तुम्हारा एक मैंने एलिमेंट लिया, एलिमेंट ये है भाई जिसकी तुमने लेंथ बताई है आर डी थीटा, इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में जानना चाहता हूँ, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ऑफ दिस एलिमेंट्री मास बताओगे, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट्री मास। तो एक्स आर वाई 0। नहीं, आर कैसे ही, अलोंग एक्स एक्सिस कितना डिस्टेंस है ये, सो आर से कम है। आर से कम है, और अलोंग वाई 0 है क्या, यहाँ पर अगर हम नो जाएं सर, तो ये नहीं है आंसर, बताओ शाबाश, तो वो मैंने लास्ट पॉइंट का देख लिया। बताइए। एक्स कोऑर्डिनेट आर cos थीटा।
x कोऑर्डिनेट r cos थीटा एंड y कोऑर्डिनेट इज r sin theta. तो जिसका एलिमेंट जिसका तुम्हें कोऑर्डिनेट चाहिए वहां से नॉर्मल ड्रॉ कर लो, ये नॉर्मल ड्रॉ किया, ये x कोऑर्डिनेट है, यहाँ से यहाँ तक ये x कोऑर्डिनेट है, और ये जो है जो डॉटेड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये डॉटेड लाइन जो है x एक्सिस पर आती है, नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये y कोऑर्डिनेट है। तो मैं ट्रायंगल बना के दिखाता हूँ, ये सेंटर है तुम्हारा, ये एलिमेंट यहाँ पर है, ये रेडियस है, ये एंगल थीटा है, ये y है और ये x है। तो हम लिखते हैं कि ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट हो गए, y के अलोंग ये है और x के अलोंग ये है। तो हमें पता है कि हमें राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत अच्छे से पता है हम लोगों को, हाइपोटेन्यूज अगर हमें पता हो तो x की वैल्यू कितनी होगी, y कितना होगा, बताओगे जरा, x कितना होगा, y कितना होगा? x इज r cos theta एंड y इज R sin sin theta. theta. तो से इस एलिमेंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, एलिमेंट्री मास जो है उसके उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए r cos थीटा एंड r sin थीटा, ये कोऑर्डिनेट्स इसके, और उसकी लेंथ तुम्हें पता है, ये लेंथ r d थीटा, आर्क लेंथ मैं यहाँ लिख देता हूँ, आर्क लेंथ इज इक्वल टू r d थीटा। dm बताओगे, dm कितना होगा, मास ऑफ दैट एलिमेंट, एलिमेंट का मास तो हमें चाहिए क्योंकि हम तो फॉर्मूला में यही करते आए हैं, dm मास ऑफ दैट एलिमेंट, रिंग है, कल मैंने बात की थी, रिंग है, रिंग का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, लाइन में है, एरिया में है, वॉल्यूम में? line Line. लाइन में m by l d theta. m by l इंटू l लेंथ उसकी, डी थीटा नहीं, क्या दोबारा बताओ, शाबाश, बहुत हद तक ठीक है, थोड़ा सा गलती है, करेक्ट कर लो इसको, dm इज इक्वल टू, तो इस पूरे रिंग की मास, इस पूरे, r d theta. हाँ पूरे रिंग का मास m है, अगर रिंग का मास m है तो m बाई l, m बाई मास पर यूनिट लेंथ कैलकुलेट करेंगे इसका, इसकी लेंथ कितनी है, रिंग की लेंथ, लेंथ ऑफ द रिंग 2 pi r. 2 पाई आर, वेरी गुड, पाई आर, हाफ रिंग नहीं है ये, Okay, sir. पाई आर m बाई l। तो हम कहते हैं कि लेंथ पूरी है पाई आर, मैं यूनिटरी मेथड लगा रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, पाई आर लेंथ है तो मास m है, 1 अगर लेंथ है तो m बाई पाई आर है, और हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी है, हमारे एलिमेंट की लेंथ कितनी है, R d theta. तो अगर आर डी थीटा अगर लेंथ है तो मास कितना होगा, हमने कहा ये मास होगा, और ये मास है एलिमेंट का, ये मास आ गया डीएम, तो डीएम इज m बाई पाई आर इंटू आर डी थीटा, तो डीएम मास ऑफ एलिमेंट इज m बाई पाई इंटू डी थीटा, ये मास ऑफ एलिमेंट है। सर एक बार दोबारा बता दो। क्या ये मास, मास दोबारा बताना है, यस सर। देखिए ये पूरी एक रिंग है, हाफ रिंग है, ऐसे ये हाफ रिंग है, इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ बताओगे कितनी है इसकी लेंथ, लेंथ कितनी है इसकी, pi r पाई आर लेंथ है, 2 पाई आर होती कंप्लीट लेंथ, कंप्लीट लेंथ ऑफ द रिंग इज 2 पाई आर, ये हाफ रिंग है, पाई आर इसकी लेंथ है, पाई आर अगर लेंथ है तो मास कितना है, क्या होगा 11, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, m पाई आर लेंथ है तो मास m है, अगर लेंथ 1 होती तो, यस मैम। और नेक्स्ट नंबर क्या होगा, M upon pi r. और हमारे पास जो एलिमेंट है स्मॉल एलिमेंट है यहाँ पर, हमें इसका मास चाहिए एलिमेंट का, एलिमेंट की लेंथ पता है कितनी है, एलिमेंट की लेंथ हमने लिखी थी आर डी थीटा, अगर लेंथ आर डी थीटा है तो मास कितना होगा, तो m बाई पाई आर तो 1 का है इंटू आर डी थीटा इज इक्वल टू डी एम, आर से आर कैंसिल, डी एम आ जाता है m बाई पाई डी थीटा, ये डी एम आ गया। सारी तैयारी कर चुके तुम लोग, सारी तैयारी हो चुकी है वाईसीएम कैलकुलेट करने की, वाईसीएम का फॉर्मूला बताओगे मुझे, बॉडीज के लिए क्या लिखा था हम लोगों ने, अब सिर्फ मैथमेटिक्स है, वाईसीएम बताओगे जरा मुझे, डीएम, हाँ जी नेक्स्ट, इसके बाद क्या लिखूं, Y coordinate of dm.
वाई बाई टोटल मास, कैपिटल एम दिया हुआ सीधा। अब डीएम हमने कैलकुलेट कर लिया, ये वाई क्या है, वाई क्या है, Y coordinate of elementary कोऑर्डिनेट mass. एलिमेंट्री मास है ना, उसके सेंटर एलिमेंट्री जो लिया है उसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट कितने हैं। देखो उसका वाई की वैल्यू बताओ मुझे इसमें देख करके, इसमें देख करके वाई की वैल्यू हम देखते हैं पहले कितनी आती है, वाई की वैल्यू कितनी है। R sin theta. वाई R की sin theta. हमारा एलिमेंट जो है, एलिमेंट का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ढूंढना है हम लोगों को। एलिमेंट्री मास के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट होता है ये। एलिमेंट्री मास का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट कितना दिखाई दिया, R sin theta. आर साइन थीटा। वैल्यू ऑफ वाई इज आर साइन थीटा। तो डीएम तुम लोगों ने कैलकुलेट किया, एम बाई पाई डी थीटा, वाई इज आर साइन थीटा डिवाइड बाई टोटल मास। एम से एम कैंसिल हो गया, वाई सी एम 1/पाई बाहर आ गया, आर भी कांस्टेंट है तो वो भी बाहर ले आओ, इंटीग्रेशन में बच जाता है साइन थीटा डी थीटा। लिमिट पुट नहीं कराई तुम लोगों ने, लिमिट बताओगे जरा मुझे कितनी है, लिमिट और बता दो यहाँ से। लिमिट 0 to pi. 0 to पाई। एलिमेंट्री मास जो है ना, ऐसे ऐसे एक एलिमेंट मैंने लिया है, मेरे को इस रिंग के ऊपर सारे एलिमेंट लेने हैं, सारे एलिमेंट काउंट करने हैं। तो सारे एलिमेंट मतलब सबसे पहला एलिमेंट मुझे यहाँ मिलेगा, यहाँ फर्स्ट एलिमेंट मिला यहाँ पर, फिर यहाँ सेकंड एलिमेंट मिला, यहाँ थर्ड मिला, यहाँ फोर्थ मिला, एलिमेंट मिलते गए, लास्ट एलिमेंट मेरे को यहाँ मिला। तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ मिला मेरे को, वहां पर एंगल थीटा कितना है, वहां पर थीटा कितना है, वहां फर्स्ट एलिमेंट के लिए थीटा कितना हो जाएगा, 0. 0। और मैं ऐसे कैलकुलेट करता हुआ पूरी रिंग के लिए जब यहाँ पहुंचूंगा तो उस लास्ट एलिमेंट के लिए एंगल कितना होगा, 180. 180। तो मुझे जो है, तो फर्स्ट से लेके लास्ट तक सारे एलिमेंट कैलकुलेट करने हैं, सबका सम करना है। तो लिमिट जो है मैं उसके अकॉर्डिंग पुट करूंगा कि फर्स्ट एलिमेंट के लिए थीटा कितना है और लास्ट एलिमेंट के लिए थीटा कितना है। तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए थीटा, यहाँ पर वेरिएबल हमारा थीटा है, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए थीटा 0 है और लास्ट एलिमेंट के लिए थीटा पाई है, 0 to पाई। आर बाई पाई साइन थीटा का इंटीग्रेशन बताओगे कितना होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन Minus cos theta. माइनस कोस थीटा। माइनस कॉस थीटा, माइनस बाहर ले आओ, माइनस आर बाई पाई कॉस थीटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मैं लिखता हूँ कॉस पाई माइनस कॉस 0, लिमिट्स पुट करते हैं तो माइनस आर बाई पाई कॉस पाई इज कॉस पाई, कॉस 180 डिग्री कितना होता है, Minus -1 -1 cos 0 2r by pi, YCM is 2r by pi। तो एक्सियम तुम्हें पता है कितना, एक्सियम कितना था, एक्सियम 0. यह था 0.637 r। तो y जो 0.637 टाइम्स है r का ऊपर शिफ्ट हो गया। अगर मैं सेंटर ऑफ मास से कोऑर्डिनेट लिखना चाहूँ, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग 0 एक्सियम और YCM आ गया तुम्हारा 2/पाई r। और मैंने स्टार्टिंग में मार्क किया था कि सेंटर ऑफ मास शायद कुछ ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ से उठ करके 0.637 r यहाँ पर चला गया, यहाँ सेंटर ऑफ मास हमें मिला। एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, वाई एक्सिस के ऊपर है, एक्स 0 है और वाई की वैल्यू आती है 2r/पाई। समझ में आया ये टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग। प्रैक्टिस कर लेना इनकी, ऐसे सारे ऐसे ही हैं ये 6-7 चीजें मैं पढ़ाता हूँ, है ना, देखता हूँ तुम कहाँ तक एब्जॉर्व कर पाते हो, वहीं तक चलेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट था, सिंपलेस्ट है ये, समझ में आया। हालांकि मैंने काम बहुत कम किया है, मैंने तुम लोगों से पूछा कि तुम बताओ, तुम बताते गए, मैं करता गया, है ना, तुम नहीं बताते तो शायद मैं रुक जाता।
बताओ ये समझ में आया? फिर नेक्स्ट पर चलते हैं। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट जो है वो है हाफ डिस्क। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट डिस्क तो तुम्हें पता ही कहाँ होगा। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंप्लीट डिस्क कहाँ मिलेगा? Geometrical center. Geometrical center. ज्योमेट्रिकल सेंटर पर मिलेगा। कंप्लीट डिस्क तो ठीक है, हाफ डिस्क में जाना चाहता हूँ मैं। और हाफ डिस्क पर जाने से पहले एलिमेंट की बात हम करेंगे कि उसका एलिमेंट क्या होगा। मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर मुझे डिस्क बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगा डिस्क? क्योंकि रिंग को स्टार्ट करने से पहले मैंने एलिमेंट की बात की थी कि ऐसे ऐसे करते जाओ। तुम लोगों ने बताया था एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर पार्टिकल को अरेंज करते जाओ, है ना, तो शायद हाफ रिंग बन जाएगी। बिल्कुल वैसे ही तुम्हें सोच करके बताना है कि इस बार हमारा एलिमेंट क्या होगा जब हम डिस्क बनाना चाहते हैं। तो Concentric circles में अरेंज करना है reducing radius के साथ. हाँ, बिल्कुल सही है। रिंग्स की हेल्प से तुम डिस्क बना सकते हो। एक रिंग, फिर उससे छोटी रिंग, फिर उससे छोटी रिंग अरेंज करते जाओ। तो डिस्क की हेल्प से हम लोग, सॉरी रिंग की हेल्प से हम लोग डिस्क बनाएंगे। देखते हैं, यहाँ चलते हैं। तो सेकंड पॉइंट है, सेकंड हो गया हमारा सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ डिस्क। तो हाफ डिस्क चाहिए। ये डिस्क है। पहले एक बार बना के देखते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे डिस्क बनेगी। मैं कहता हूँ कि पहले एक पॉइंट ले लो, पॉइंट। सबसे पहले एक छोटा पॉइंट ले लो और पॉइंट के बाद एक रिंग बना देते हैं। ये रिंग इसके साथ बिल्कुल रिंग है ये, जो भी हमने रिंग देखी थी वो। फिर उसके ऊपर एक रिंग और रख दी, उसके ऊपर एक रिंग और रखते गए, ऐसे रिंग के साथ रिंग अरेंज करते गए, रिंग के ऊपर रिंग। ऐसे रिंग तुम अरेंज करते जाओगे ना, ये रिंग जैसे अरेंज करते जाओगे तो फाइनली क्या बन रही है ये, क्या बन रही है ये। अगर बीच में गैप नहीं है, वो तो गैप तो मैं दिखाने के लिए कि हाँ मैं रिंग रख रहा हूँ, ऐसे मैंने बनाई है। तो रिंग के साथ रिंग अगर सटते हुए रखते जाए हम लोग तो फिर क्या बन जाएगा ये Disc. ये डिस्क। तो डिस्क का एलिमेंट क्या हुआ? डिस्क का एलिमेंट हुआ रिंग। रिंग का एलिमेंट था पार्टिकल्स। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने लिया, पार्टिकल लिया था, एक छोटा सा पार्टिकल ऑफ लेंथ लेंथ आर डी थीटा। यहां पर हम लोग क्या लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे भाई, यहां पर एलिमेंट क्या है? सर इसमें नहीं हम सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रख सकते हैं? तो एक ही रिंग बनेगी ना। पार्टिकल को अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर रखेंगे तो एक ही रिंग बनेगी, डिस्क तो नहीं बनेगी। डिस्क बनानी है मुझे, कैसे बना सकते हैं? ओके तो सर। फिर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे रखने के बाद फिर रेडियस को छोटा करते जाएंगे. हाँ, तो फिर तो पहले हम रिंग सॉल्व करेंगे और फिर हम मतलब रखनी तो रिंग ही पड़ेगी ना, या पार्टिकल रखेंगे? Yes, sir. अगर फिर अगर वो पार्टिकल रख रहे हैं तो रिंग बनेगी, फिर हम रिंग को सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले रिंग को सॉल्व करेंगे फिर डिस्क को करेंगे। रिंग को तो हम कर चुके हैं ना ऊपर, तो हम लोग रिंग को यूज करके डिस्क को सॉल्व कर लेंगे। अब मैं रिंग को यूज करूंगा, रिंग जो मैंने ऊपर सॉल्व किया उसको यूज करूंगा। मैं कहता हूं कि रेडियस डिक्रीज करते जाओ और रिंग के साथ रिंग रखते जाओ।
रिंग के एक रिंग और रखो, उससे कम रेडियस की, फिर उससे कम रेडियस की, उससे कम रेडियस की रिंग रखते जाओ, तो डिस्क बन जाएगी। और ये हाफ डिस्क भी सिमेट्रिकल है, किसके अबाउट, किसके अबाउट सिमेट्रिकल है? Y Y axis axis तो फिर क्या जीरो? axiom एक्सियम इज जीरो। रेडियस इसका आर है, कैपिटल आर, मास एम है, मास एम है, वहां लिख नहीं रहा हूं मैं, कंजस्टेड हो जाता है ज्यादा, मास एम, रेडियस आर डिस्क का। तो यहाँ से हमें रिंग एलिमेंट चाहिए, रिंग एलिमेंट, तो मैं यहाँ से आर डिस्टेंस ऊपर जा करके एक रिंग मान लेता हूँ, ये एक रिंग है। और रिंग जो लेंगे उस रिंग की थिकनेस, सारा मास कहाँ पर है, मास कहाँ पर है, सारा सारा मास कहाँ है? एरिया में, लाइन में, वॉल्यूम में, डिस्क का मास कहाँ पर होगा? एरिया में। area एरिया में मास है सारा। और जो रिंग हमने ली है उस रिंग की थिकनेस भी है ये रिंग जो मैंने एलिमेंट लिया है, क्योंकि थिकनेस होगी तभी तो आगे बढ़ेंगे हम, तभी तो डिस्क बन पाएगी। हर रिंग की अपनी थिकनेस है। ये रिंग है, रिंग ऑफ रेडियस आर एंड ऑफ थिकनेस डी आर। रेडियस हो गया आर, ये आर रेडियस है। और थिकनेस ऑफ द रिंग, ये डी आर है, आर रेडियस है, थिकनेस ऑफ रिंग इज डी आर। सबसे पहले तो मैं इसका मास कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ये एलिमेंट मैंने लिया है, मास डीएम। अच्छा, पूरी डिस्क का मास कितना है, पूरी डिस्क का मास, पूरी डिस्क का मास कैपिटल M। M कैपिटल एम। मास का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है, मास का area डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, एरिया कितना है इसका, एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 2। pi r square by 2 पाई आर स्क्वायर बाई 2 इज एरिया ऑफ डिस्क, उसका मास है एम। एरिया अगर 1 हुआ तो, एरिया अगर 1 हुआ तो मास कितना होगा, एम बाई पाई आर। 2m pi r square मैं तो चाहता हूँ इसका मास, मैं तो इसका मास चाहता हूँ। इसका एरिया कितना है, इसका एरिया half pi dr का square ये बता दो, तुम्हारा क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, पाई आर स्क्वायर बाय 4। पाई आर स्क्वायर बाई 4। मुझे पूरे हाफ सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, वो तो हाफ सर्कल का एरिया हो जाएगा। मुझे हाफ सर्कल का एरिया नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ ये जो रेड पोर्शन है, रेड पोर्शन का एरिया चाहिए। थोड़ा दिमाग से लगा, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, जो रेड कलर जो मैंने बनाया है ना, रेड रेड मार्क जो किया है, सिर्फ ये एरिया चाहिए। पाई आर डी आर। पाई आर डी आर, वेरी गुड, ये सही है, पाई आर डी आर। कैसे किया सोनिया, सोनिया ने बताया ना, यस सर। कैसे किया है? सर इसकी थिकनेस डी आर हो जाएगी और हाँ इसकी आर्क लेंथ पाई आर हो जाएगी। हाँ, अगर मैं इसको बाहर निकाल लूँ तो मुझे कैसा दिखाई देगा? बिल्कुल रिंग। सही, बिल्कुल सही है। मैं इसको बाहर निकालता हूँ, देखो कैसे किया सोनिया ने, कैसे किया वो बताता हूँ तुम लोगों को। ये एक रिंग ऐसे बाहर निकाली, मैं बाहर ले आया इसको निकाल के, और मुझे ये एरिया चाहिए, ये एरिया रेड कलर चाहिए, ये जो मैं शेड कर रहा हूँ, ये मुझे एरिया चाहिए, ये सब ये चाहिए। उसकी थिकनेस तो पता है ना मुझे, थिकनेस कितनी है, थिकनेस कितनी है, डी डी आर है, आर। डी आर। मैंने इसको सीधा कर लिया, ऐसे इसको ना स्ट्रेट कर, बेंड है ना ये सर्कुलर फॉर्म में, मैं इसको सीधा कर लिया, ये ऐसे दिखाई दे रहा है मुझे, इसको सीधा करोगे तो ऐसे दिखाई दे जाएगा।
और ये पता है मुझे लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ दिस रिंग इज, कितनी है रिंग की लेंथ, पाई आर। और इसकी थिकनेस कितनी है, थिकनेस तो पता है ना, थिकनेस कितनी है इसकी, थिकनेस यस ऑफ द सर। रिंग इज डी आर। और ये शेप कौन सी दिखाई दे रही, तुम रेक्टेंगल बन गया ये तो, रेक्टेंगुलर शेप है ये। और रेक्टेंगल का एरिया तुम्हें पता है कितना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर, है ना, हो गया ये। यस यस तो सर। जो रिंग एलिमेंट है, रिंग एलिमेंट का एरिया आ गया तुम्हारे पास, एरिया ऑफ रिंग एलिमेंट इज पाई आर डी आर। अगर एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2 है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अब अपना कैलकुलेट करते हैं डीएम। अगर एरिया तुम्हारा पाई आर स्क्वायर बाई 2 है तो मास m है, एरिया 1 है तो ये मास ये होगा, और एरिया ऑफ एलिमेंट हमारा है पाई आर डी आर, शायद सबको पता लग गया ये कि पाई आर डी आर है, तो ये मास आ गया डीएम। ये डीएम है भाई, किसी को ऑब्जेक्शन तो नहीं है इसमें? एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, सर इसको हम ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स लेंगे, एक का रेडियस r प्लस डी आर, एक वो भी का ठीक है, सही है वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। डीएम, तो ये डीएम आ गया। और मुझे एक्सियम तो पता है कि एक्स कोऑर्डिनेट इज 0, मुझे चाहिए वाई कोऑर्डिनेट। तुम बताना मुझे, है ना, मैं तुम्हारी हेल्प से ही करूंगा मैं। वाई सी एम फॉर्मूला है डीएम मास ऑफ एलिमेंट इनटू वाई, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ, वाई कोऑर्डिनेट, हाँ बोलो उसको, वाई क्या है, वाई है क्या, बोलो शाबाश। कोऑर्डिनेट मास वाई Y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एलिमेंट्री मास। डीएम की वैल्यू तुम कैलकुलेट कर चुके हो, 2m बाई पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर डी आर, 2m बाई पाई आर स्क्वायर पाई आर डी आर इंटू वाई। अब शाबाश, वाई बताओ मुझे, वाई बताओ, मैं तो तुम्हारी हेल्प से ही करूंगा। वाई बताओ कितना लूं, वाई पर मैं कल से फोकस कर रहा हूँ, वाई पर कि वाई क्या है ये। एक बार बोल करके देखो तो मैं क्लिक करेगा कि बोलो वाई क्या है, वाई तो ये होता है, ढूंढो वाई का क्या है, वाई की वैल्यू कितनी होगी। वाई क्या है, 2 बाय पाई आर। 2 बाई पाई आर, वेरी गुड, 2 बाई पाई आर। आर कितना, आर कौन सा, ये स्मॉल आर, स्मॉल आर। वाई जो है, वाई है वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ रिंग। स्क्रीन को मैंने इसलिए ऊपर किया था कि तुम्हें फॉर्मूला याद ना हो, तो देख लो, ये देखो लिखा हुआ है, मैंने इसलिए इसको ऊपर लेके गया था कर्सर को, ताकि तुम्हें दिखाई दे जाए। रिंग है वो, रिंग का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट ये होता है, ये रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट। हमारी जो रिंग है ना इस बार, उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है आर। एलिमेंट्री मास हमारा रिंग है, तो रिंग का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए हमें। एलिमेंट्री मास का, ये एलिमेंट्री मास का सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट है। एलिमेंट्री मास हमारा रिंग है, तो रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट, रिंग के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट हम लोगों ने कैलकुलेट किया इज 2 बाई पाई टाइम्स ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ एलिमेंट्री रिंग इज स्मॉल आर। तो मैं y की वैल्यू पुट करता हूँ 2 बाई पाई स्मॉल आर, किसी का ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए इसमें। बाई एम, बताओ ये सही लिखा है क्या? यस सर। यस सर। सबको समझ आ गया ये? यस सर। यस सर। Yes, sir. करते हैं चलो ना, एम से एम कैंसिल हो गया, एम से एम कैंसिल हो गया, एक पाई से एक पाई भी कैंसिल है, आर कैपिटल आर इज कांस्टेंट। लिमिट के बारे में पूछूंगा मैं तुमसे, लिमिट के बारे में सोचना स्टार्ट करो, लिमिट क्या पुट करनी चाहिए हम लोगों को। 4 यहाँ से आता है, आर स्क्वायर यहाँ से आ जाता है, एक पाई भी बचा हुआ है ऊपर, एक पाई नहीं नीचे बच गया, एक पाई नीचे बचा हुआ है, बस बाकी सब ठीक है। आर डी आर, आर स्क्वायर डी आर इंटीग्रेशन 4 बाई आर स्क्वायर जीरो टू आर इज। अब हमें इसकी लिमिट देखनी थी, लिमिट में कहता हूँ सबसे छोटी रिंग ले लो, डिस्क बनाने के लिए सबसे छोटा एलिमेंट यहाँ पर था, सबसे छोटा एलिमेंट मैंने ये लिया था, एक पॉइंट लिया था मैं सबसे पहले, मैंने बोला था पॉइंट, एंड पॉइंट मींस रेडियस ऑफ
सॉरी रिंग ऑफ जीरो रेडियस, और लास्ट में कहां तक इंटीग्रेट करूंगा इसको, बाउंड्री तक, और बाउंड्री की जो रिंग आएगी मेरी, उस रिंग का रेडियस कितना होगा, 0 टू रेडियस ऑफ द डिस्क आर। लिमिट समझ में आई? सबसे छोटी रिंग का रेडियस पुट करो, और लार्जेस्ट रिंग जो चाहिए मुझे उसका रेडियस पुट कर दो। 4/πr², इंटीग्रेशन r² dr का इंटीग्रेशन होगा r³ 3 फ्रॉम 0 टू r, YCM 4/πr², 3 बाहर आ जाएगा, r³ माइनस 0³ 4/3 पाई, r³ ऊपर है, r² नीचे है, तो क्या बच गया ऊपर, ऊपर r और r/3 पाई YCM। तो सेंटर ऑफ मास, ये दो टॉपिक हुए, इनको लिख करके देख लेना अच्छे से। इनके बिहाफ पर देखो, रिंग के बिहाफ पर डिस्क आई है, डिस्क के बिहाफ पर स्फीयर आएगा, रिंग के बिहाफ पर हॉलो स्फीयर आ जाएगा। इनके यूज आगे भी हैं, कंसेप्ट को बिल्ड करो, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, लिख करके देखो, आज लिख लो, 2 दिन बाद फिर लिख के देखना कि क्या क्या छोटी छोटी चीजें बहुत सारी यूज होती हैं, और यही फंडामेंटल्स हैं फिजिक्स के। सेंटर ऑफ मास ऑफ डिस्क कहाँ मिला भाई हम लोगों को, कहाँ मिला, x कोऑर्डिनेट 0,4 r/3π। और दो टॉपिक, 2 बॉडी मैंने आज डिस्कस किए हैं, अभी कुछ बॉडीज और डिस्कस करेंगे कल की क्लास में, यही होगा, ठीक है। और तुम प्रैक्टिस करना है इसकी अच्छे से, करना स्टार्ट कर दो, क्वेश्चंस एलन शेयर कर दो उसमें। फर्स्ट जो शायद टॉपिक वाइज है ना, क्वेश्चंस कैसे दिए हुए हैं क्वेश्चंस, वैसे वो भी ठीक है, टेकिंग इट टुगेदर वहीं से करो, डीसी पाने करो पहले, और टेकिंग इट टुगेदर करो, है ना, उसमें भी तो दिया है ना फंडामेंटल क्वेश्चन, वहां भी है। सर पहले चेक पॉइंट नहीं करेंगे? हाँ चेक पॉइंट, सॉरी टेकिंग इट टुगेदर नहीं, चेक पॉइंट करो पहले, मैं टेकिंग इट टुगेदर बोल गया गलती से, पहले चेक पॉइंट करो, वहां सिंपल क्वेश्चंस हैं, क्योंकि वहां पर ना तुम्हें टॉपिक वाइज मिलेंगे क्वेश्चंस, एलन में हो सकता है सब मिक्स किया हो, फिर तुम कहोगे सर 5 ही क्वेश्चन मिले, 7 मिले, तो तुम देखना शायद चेक पॉइंट 1 हो गया हो और 2 भी हो गया हो, तो देखना अगर 2 चेक पॉइंट हो चुके हैं तो 2 कर लेना, 1 हुआ तो 1 कर लेना, पर आज प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडीज सेशन ओवर करते हैं, कल मिलते हैं सेम टाइम पर, आज की क्लास इतनी थी। थैंक यू सर। Thank you, Thank sir. you, sir. Thank you, sir. Thank you.